वेलकम स्टूडेंट्स, स्किल वेब यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की अपनी 12th क्लास स्टार्ट करने चल रहे हैं। जी हाँ, अभी तक 11th क्लासेस हो चुके हैं। अगर स्टूडेंट नहीं देखा है आपने तो प्लेलिस्ट में जाइए, चेक करिए, और अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी चेक करिए, उस पर भी मैंने मेंशन कर रखा है लिंक्स। ठीक है, तो आपकी पूरी की पूरी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है चैनल पे, तो उस पर जाइए और आप देख सकते हैं पूरी इसकी पहले की जो भी क्वेश्चन सीरीज अभी तक कॉन्टिन्यूस हुई है 11th क्लासेस पे। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने चल रहे हैं, यहाँ हम लोग 12th क्लास अपनी देख रहे हैं। यहाँ पे भी हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके आने वाले सीबीटी पेपर में, अगर आपका पेपर अभी तक नहीं हुआ है तो बिल्कुल इसको रेडी करके जाइएगा, एकदम रामबाण साबित होगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही सारे क्वेश्चंस कॉन्टिन्यूसली आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इस समय आपके ऑनलाइन एग्जाम में पास होना सबसे आसान है। लिमिटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज का एक बैंक है, ठीक है, जो कि भारत स्किल वेबसाइट पे आपके है। आप चाहें तो उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे मैंने पीडीएफ भी मेंशन कर रखा है, दिया है आपको, देख लीजिए, वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से जो मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ, बस आप इतना देख लीजिए। 15-16 क्लासेस या 17 क्लासेस मैक्सिमम होंगी इसकी वर्कशॉप कैलकुलेशन की, और पूरी की पूरी कंप्लीट सीरीज आपको पता चल जाएगी और 250 क्वेश्चन नियर अबाउट आप अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, एक मेरी रिक्वेस्ट आपसे एक और है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट्स, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आपके लिए ये अच्छे अच्छे वीडियोस मैं लेके आपके लिए आता रहता हूँ। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत ही कम कंटेंट ऐसे होंगे, आपको मालूम है, बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड है, बहुत सारे हैं, लेकिन आपको वेल क्वालिटी मेंटेन्ड वीडियो बहुत कम ही मिलेंगे। तो इसी को कंटिन्यूस रखते हुए मैं अपनी पूरी जो है कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये क्लास, जिसमें देखिए आप सभी ITI फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है ये क्लास। आप जैसा कि जान रहे हो, पहले से भी पढ़ ही रहे हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आज हम लोग देखने चल रहे हैं अपने इस क्लास में क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे पिकअप करते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, देखो यहाँ पे, विच इज़ वेरी गुड कंडक्टर। आप समझो, वेरी गुड कंडक्टर किसको बोलेंगे, अच्छा कंडक्टर किसको बोलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पदार्थ होते कितने टाइप के, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं भाई, तो पदार्थ जो होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार से। किस आधार पे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं धारा के प्रवाहित होने के आधार पर। ठीक है, तो जैसे मान लो एक को हम लोग कहते हैं चालक, ठीक है, कंडक्टर, ठीक है, एक को कहते हैं कुचालक, ठीक है, जिसको आप बोलते हो इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर, और एक होता है अर्धचालक, अर्धचालक, सेमी कंडक्टर। ठीक है, सेमी कंडक्टर। तो अभी स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं आपको जो मैंने बताया यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो हैं, ये तीनों की तीनों, मतलब आपका अर्धचालक हो या चालक हो या कुचालक हो, इन तीनों की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये तो आप समझते हो अच्छे तरीके से। तीनों में जो चालक होता है, मतलब जो चालक है, वो इसी आधार पे इसका नाम ही चालक है, क्योंकि इसमें करंट आसानी से फ्लो हो सकती है। ठीक है, आसानी से प्रवाहित हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। इंसुलेटर में क्या है, धारा की वैल्यू बिल्कुल 0 रहेगी। जो भी एक आदर्श इंसुलेटर है, एक आदर्श प्रकार का इंसुलेटर है, जो उसमें क्या होगा, कुचालक में धारा की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, चलो, अर्धचालक की अगर मैं बात करूं तो अर्धचालक में एक पर्टिकुलर कंडीशन पे, कहने का मतलब ये है, ये ताप पे डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब अर्धचालक जो पदार्थ है, अगर उसका ताप बदलोगे, है ना, चेंज कर दें हम लोग, तो चेंज करें तो इसका नेचर बदल जाता है। ये दोनों तरीके से बिहेव कर सकता है, इंसुलेटर की तरह, ठीक है, मतलब कुचालक की तरह भी, और चालक की तरह भी बिहेव कर सकता है, लेकिन डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ठीक है, ताप के चेंज पे डिपेंड करेगा, तो उस आधार पे हम लोग इसको डिसाइड करेंगे। फिलहाल यहाँ अगर आपसे ऑप्शन में पूछा जा रहा है, ये तो आपको मैंने बेसिक एक थ्योरी बता दी इसकी। यहाँ अगर आपसे पूछा जा रहा है कि वेरी गुड कंडक्टर, कौन इसमें सबसे अच्छा चालक है, आपको बहुत एक कॉमन सा इसमें मैं तरीका बताता हूँ समझने का। आप जानते हो कि घरों में कॉपर की वायर्स यूज़ की जाती हैं। ठीक है, अपने घरों में कॉपर वायर यूज़ की जाती है इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए, अपने लोड को चलाने के लिए। उसके अलावा क्या आपने कास्ट आयरन की तार देखी होगी, लेकिन वो धारा प्रवाहित करने के लिए नहीं होती। ठीक है, आयरन की, स्टील की, इसकी सबकी आपने वायर नहीं देखी होगी। कहने का मतलब ये है, इन चारों में सबसे जो अच्छा जो चालक है स्टूडेंट्स, वो कॉपर है। ठीक है, कॉपर में बहुत आसानी से
अच्छे से धारा प्रवाहित हो सकती है। सीधा सीधी मतलब सीधी सी ये बात है। ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो बोला गया है विच इज मिनरल इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, अभी मैंने पहले बताया, इंसुलेटर होता है कि जो जिसमें धारा प्रवाहित ना हो। ठीक है, तो वैसे तो ये चारों इंसुलेटर हैं। ग्लास में मतलब जो कांच होता है कहाँ धारा प्रवाहित होती है, क्वार्ट्ज में नहीं होती है, माइका में नहीं होती, पोर्सिलियन जो होता है चीनी मिट्टी जिसका इंसुलेटर बना होता है, देखे होगे इंसुलेटर डिस्क, ठीक है, उसमें भी नहीं होता। लेकिन इसमें से मिनरल इंसुलेटर कौन सा है, कहने का मतलब खनिज इंसुलेटर कौन सा है, अगर मैं बात करूं तो खनिज इंसुलेटर इसमें से है माइका। ठीक है, ध्यान रखो इस बात को आप कि जो माइका होता है स्टूडेंट्स वो होता है खनिज इंसुलेटर। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से आपका ये आंसर बिल्कुल सही हो गया। बाकी ये तीनों भी ग्लास, क्वार्ट्ज और पोर्सिलियन ये भी इंसुलेटर ही है, इसमें भी धारा नहीं प्रवाहित होती है। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर शर्त पे जिसको कहते हैं पंचर वोल्टेज है ना, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के ऊपर की कहानी अलग है। ठीक है, लेकिन आइडियली जिसको आप बोलते हो कुचालक, जिसको आप कुचालक बोलते हो, इंसुलेटर को कुचालक बोलते हो। ठीक है, तो कुचालक जो होते हैं उसमें से खनिज प्रकार का जो कुचालक है वो माइका है, बाकी ये सभी कुचालक की ही श्रेणी में आते हैं। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस इफ 3 रेजिस्टेंस 3 ओम 9 ओम, ठीक है, 3 ओम 9 ओम एंड 5 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, समझिए पहले रेजिस्टर क्या होता है वो आप समझ लीजिए। धारा के प्रवाह को रोकने वाला पदार्थ का वह गुण, जैसे ये अगर कंडक्टर है, मान लो ये चालक है, तो वैसे तो ये इंसुलेटर है, ठीक है, ये प्लास्टिक है, ठीक है, ये फाइबर है, ये प्लास्टिक, इसमें करंट फ्लो नहीं होती। मान लो ये कॉपर है, तो कॉपर के अंदर भी कुछ ऐसे गुण होंगे जिसकी वजह से धारा प्रवाह में विरोध आएगा। तो धारा प्रवाह का जो विरोध होता है उस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं चालक की भाषा में। ठीक है, तो प्रतिरोध बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, प्रतिरोध। ठीक है, उसको हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रतिरोध, जिसको आप इंग्लिश में रेजिस्टेंस भी कहते हो, ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, जो इसकी छोटी छोटी अगर बातें की जाएं तो जो इसका सिंबल होता है, देखो सिंबल इस तरीके का आपने देखा होगा, प्रतिरोध ऐसे। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर मैं आर से इसको डिनोट करते हैं, अगर हम लोग इसकी यूनिट की बात करें, इकाई की बात करें, स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, ओम। क्या होता है, ओम। ओम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने नाम पे इस यूनिट को रखा और इस तरीके का ये ओमेगा सिंबल होता है। ओमेगा सिंबल, इससे हम लोग ओम को लिखते हैं। है तो वैसे ये मैथमेटिकल सिंबल, ठीक है, ये गणित का चिन्ह है, लेकिन ये क्या है, ओम को बताता है। ओम, जैसे अगर आपको पढ़ना हो कि ये क्या लिखा है तो आप ओम पढ़ोगे। ठीक है, वैसे ये है क्या, ओमेगा। ठीक है, तो इकाई इसकी ये हो गई। इतनी चीज़ें आपको दिमाग में रखना है। अब उस आधार पर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ध्यान से सुनो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने कहा है कि भाई इनके पास 3 रजिस्टर है, एक 3 ओम का, एक 9 ओम का और एक 5 ओम के 3 प्रतिरोध ऐसे हैं जिनको इन्होंने सीरीज में जोड़ा है, श्रेणी क्रम में जोड़ा है। इसको हिंदी में श्रेणी क्रम बोलते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो आपको बताना है कि कुल प्रतिरोध है कितना। ठीक है, कुल प्रतिरोध है कितना। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ पहले कि जब भी 3 प्रतिरोध को, जैसे मान लिया एक रेजिस्टेंस R1, R2 और R3, ठीक है, मान लेते हैं R1, R2 और R3 3 प्रतिरोध हैं। अगर ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उसका तात्पर्य क्या है कि एक प्रतिरोध का एक टर्मिनल दूसरे प्रतिरोध के उससे जुड़ेगा। ठीक है, फिर ये दूसरे का तीसरे से जुड़ेगा। तो ये क्या है, किस में है, ये किस में है, ये श्रेणी क्रम में है। किस में है, ये श्रेणी क्रम में। तो जब श्रेणी क्रम में होता है तो स्टूडेंट्स जो कुल प्रतिरोध होता है, जो भी कुल प्रतिरोध होगा, अगर हम उसको R मान लें तो R इज इक्वल टू हो जाएगा R1 + R2 + R3। ठीक है, इस तरीके से होगा। ध्यान रखना इस बात को। ये श्रेणी क्रम की बात कर रहे हैं। अभी एक क्रम और होता है समांतर क्रम, उसके लिए अलग से चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर श्रेणी क्रम में, तो 3 प्रतिरोध हैं आपके पास। ठीक है, 3 प्रतिरोध हैं। देखो एक है आपका 3 ओम, 5 ओम और 9 ओम। वहाँ मैंने क्या बोला, आपको सीधे जोड़ देना है। तो टोटल अगर प्रतिरोध R की बात करूँ मैं, तो 5 और ये टोटल मिला के कितना हो गया, 3 धन 5 धन 9 बराबर ये हो गया 17 ओम। ठीक, समझ पाया। तो 17 ओम का प्रतिरोध है, मतलब आपका ये आंसर बिल्कुल सही है। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस इफ द रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पैरेलल बोला गया है। ठीक है, प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से मैं आपके लिए बताता हूँ। अच्छा, यहाँ ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन चलो कोई भी एक ऑप्शन में जो भी आंसर आएगा उसको नोट करेंगे हम लोग। ऑप्शन हट गया लग रहा है, कुछ मिसप्रिंट है। अभी ध्यान से सुनो, जो समांतर क्रम होता है वो कैसा होता है। जैसे मान लो एक प्रतिरोध ये है, मान लेते हैं ये R1 है, एक दूसरा प्रतिरोध स्टूडेंट्स ये है R2 है। ठीक है,
R1 R2 के दोनों टर्मिनल को, ये टर्मिनल बोले जाते हैं, दोनों टर्मिनल को, दोनों नोड को आपस में जोड़ दें, ठीक है। उसके बाद ये जो ओवरऑल A और B के बीच में जो प्रतिरोध है, A और B के बीच में जो प्रतिरोध है A, ठीक है, यहाँ पे A और जो B के बीच में जो प्रतिरोध है उसका ओवरऑल कितना होगा, तो उसका ओवरऑल होगा R इज इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों का पहले गुणा कर दो, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक। इस तरीके से आया। कैसे? वैसे आप लोग भी जानते हो कि अगर आपने ऐसे नहीं पढ़ा है, जो तो मैं शॉर्ट में डायरेक्ट बता दिया, बाकी जो फॉर्मूला आप पढ़े होंगे बुक्स वगैरह में वो ऐसे होगा कि 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। इसी से ये भी आया है। फाइनली आपको निकालना R था, ओवरऑल कितना रेजिस्टेंस होगा ये आपको पता करना है। तो इस तरीके से ये जानकारी हम लोग लेंगे कि R की वैल्यू यहाँ पे हम लोग को पता करना है। तो आओ देख लेते हैं R कैसे होगा। तो यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे अगर R बोला जाए तो मैंने क्या कहा, R1 मल्टीप्लाइड बाई R2, ठीक है, और R1 प्लस R2, इस तरीके से ये होगा। अभी अगर इसको सॉल्व करें यहाँ पे तो देखो, अभी जैसे दो प्रतिरोध हैं, एक है अपना 4 ओम का, एक है 6 ओम का, 6 ओम का है ये, ठीक है, और दोनों मिला के आपको बताना है प्रतिरोध कितना होगा। तो इस फॉर्मूले का अगर हम यूज़ करें तो R इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ठीक है, R2 नहीं ये R है, ठीक है, R इज इक्वल्स टू हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 4 गुणे 6, ये गुणे है, ठीक है, गुणे 6, 4 धन 6, तो कितना हुआ ये 24 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2.4, तो 2.4 ओम हो जाएगा। अगर ऑप्शन में बोल दूं, मान लो मैंने लिख दिया 3.4 ओम, ठीक है, 2.4 ओम, ठीक है, 2.5 ओम, तो आंसर कौन सा सही, या मान लो 4 ओम ऐसे करके लिख दिया, तो आपका आंसर यहाँ पे फिलहाल के लिए बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कोई भी आंसर, ये तो मैंने अपने से ही इस बार जज कर लिया क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दिए थे। तो इस तरीके से आपको 2.4 ओम आपका आंसर आ गया। अगर ये आएगा तो 2.4 आएगा, ठीक है आंसर। चलो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस इफ द 3 रेजिस्टेंस 4 ओम 6 ओम 8 ओम रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल। फिर से समांतर क्रम में जोड़ने की बात करें। अब ध्यान से सुनो, समांतर क्रम में इसको कैसे जोड़ोगे। फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे बेसिक सा, भाई ये है R1, ठीक है, ये आपका है R2, एक और रेजिस्टेंस है R3। 3 रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं इस बार, ये 4 ओम 6 ओम और 8 ओम, तीनों रेजिस्टेंस को कह रहे हैं कि समांतर में जोड़ा गया है। समांतर में ऐसे ही जोड़ते हैं, ये समांतर है, सभी के सभी नोड एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं। तीनों का अगर समांतर क्रम आप देखोगे तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स, उसका जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा 1/r, मतलब ओवरऑल रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू बराबर हो जाएगा 1/r1 1/r2 प्लस 1/r3 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। इसी फॉर्मूले के आधार पर, इस फॉर्मूले के आधार पर समांतर क्रम में अगर मैं बात करूं, ठीक है, समांतर क्रम में अगर हम बात करें तो समांतर क्रम में जोड़ोगे तो आपका ओवरऑल रेजिस्टेंस जो R है वो इस प्रकार से आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं कि R की वैल्यू क्या आने वाली है। तो हो जाएगा 1/r इज इक्वल्स टू, 3 रेजिस्टेंस है, 3 प्रतिरोध है यहाँ है। अब मैं फिर से फिगर नहीं बना रहा हूँ, R1 R2 R3 की वैल्यू लिखनी। तो 1/r1 तो 4, 1/r2 तो हो जाएगा 6 प्लस 1/r3 तो हो जाएगा 8। इसका ले लो एलसीएम, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 24 ले लेते हैं, 24 आएगा एलसीएम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6, 4 और ये हो जाएगा 3। तो ये कितना आएगा स्टूडेंट्स, जरा देख लेते हैं। तो 1/r इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 6 4 10 3 13 डिवाइडेड बाई 24, ठीक है। तो R इज इक्वल्स टू कितना, हमें तो R निकालना है ना। 13/24 मत कर देना, ऑप्शन होगा वैसे कहीं ना कहीं, ठीक है। 13/24 भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। 13/24 एक ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 24/13, ठीक है, इस तरीके से ले लेते हैं ऑप्शन। यहाँ देखो तो R अगर लिखोगे तो इसको भी, R अगर ये पलट गया तो ये भी पलट जाएगा, ठीक है, रेसिप्रोकल 24/13। तो 24/13 ओम आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर सही है, डी आंसर यहाँ मान के चलो कि बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो। चलो तो आगे बढ़ें, आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इज़ द सेम इन सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। देख लेते हैं। मान लेते हैं हमने किसी बैटरी से, भाई मान लिया एक बैटरी है, बैटरी का सिंबल यही होता है प्लस माइनस। इस बैटरी से हमने रेजिस्टेंस को जोड़ा, ठीक है, और हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है R1 और R2।
अब बताओ मुझे कि किस क्रम में जोड़े हो, तो आपको पता चलेगा कि श्रेणी क्रम में जोड़े। क्यों? क्योंकि एक रेजिस्टेंस के एक टर्मिनल को दूसरे टर्मिनल से आपने जोड़ दिया। तो इसको ओवरऑल अगर आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, R1 + R2 आएगा। इतना तो आपको पता है, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है, ये नहीं ध्यान रखना, केवल हमें मतलब है कि R1 और R2। आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ इन चारों भौतिक राशियों में, इन चारों क्वांटिटीज़ में कौन सी ऐसी राशि है जो इसमें कॉमन होगी R1 R2 दोनों के लिए, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, अगर आप ध्यान से देखो अगर इधर, तो हो जाएगा I। अगर I करंट इसमें फ्लो कर रही है, ऐसे I करंट धारा I बह रही है, तो जो R1 से होकर गुजरेगी, एक ही तो रास्ता है यहाँ तक आने का, बैटरी तक इसको, तो ये वापस जब जाएगी तो क्या होगा, R1 और R2 दोनों में बराबर ही तो जाएगी। अगर धारा I में बोलूँ, धारा I फ्लो कर रही, तो ये धारा इधर से आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, दोनों में बराबर ही जाएगी। तो देखा जाए तो आप बोल सकते हो कि जो श्रेणी क्रम है स्टूडेंट्स, श्रेणी क्रम में धारा का मान सभी, ठीक है, आप सभी बोलोगे, मान लो और भी लगे हैं, अगर एक कोई और भी लगा है तब भी, ठीक है, सभी प्रतिरोध में समान होगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। ये तो अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब इसका आंसर क्या है, ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर श्रेणी क्रम में है रेजिस्टेंस तो फिर धारा का मान सभी रेजिस्टेंस में, सभी प्रतिरोधों में समान होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। कैसा लग रहा है ये भी थोड़ा सा बता दिया करो। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर सकते हो, लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे भी पता चले कि हाँ आप मेरा फ़ायदा उठा पा रहे हो, ठीक है। चलो, तो मेरी क्लास के इस फ़ायदा उठा पा रहे हो, इस बात को बताने के लिए आपको लाइक ही करना पड़ेगा, तभी मैं भी समझ पाऊँगा, तभी और अच्छे और वीडियोज़ बनाएंगे, ठीक है, और मिलके देखेंगे, इसको पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से आपको पास कराने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। चलिए तो आगे देखते हैं। बोला गया है विच लॉ स्टेट्स दैट ए कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट पासिंग थ्रू क्लोज सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ क्या होता है पहले मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान से सुनो। ओम का नियम, ओम का क्या नियम है, हो सकता है आप लोग जानते भी हो, 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। ओम का नियम है कि किसी भी चालक से, ठीक है, मान लिया ये चालक है, चालक क्या हो सकता है, कॉपर, ठीक है। चलो मान लिया तांबा है, तांबे की एक तार है, इसका टर्मिनल ए है, ये बी है, इसके अंदर से प्रवाहित होने वाली जो धारा है बच्चों, जो प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो इन दोनों टर्मिनल के विभवों के अंतर के प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। तो कहने का सीधा मतलब तो ये है कि I प्रोपोर्शनल, I समानुपाती, अगर यहाँ का विभव मान लें VA है, यहाँ का विभव मान लेते हैं VB है, तो ये हो जाएगा VA माइनस VB, ठीक है, ये हो जाएगा। और उसके अलावा साथ ही साथ जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे I, तो I इज इक्वल टू, तो मान लो इसकी कुछ वैल्यू V है, ओवरऑल V मान लेते हैं, और जब प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो डिवाइडेड बाई आप R कर दोगे। तो देखा जाए तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आ रहा है कि V इज इक्वल्स टू I इंटू R। आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होगा, मुझे पता है, ठीक है, जिसमें ये क्या है, ये है विभव, ठीक है, ये विभव है, ठीक है, ये क्या है आपको पता है, धारा, क्या है ये धारा, और ये क्या है प्रतिरोध, ठीक है, ये क्या है स्टूडेंट्स, प्रतिरोध। तीनों क्वांटिटी समझ गए। चलो अब आप बताओ कि जैसे इसमें कह रहे हैं कि अगर हम लोग भौतिक अवस्थाएं, इसमें हिंदी में नहीं लिखा है इसका, चलो ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हाँ, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये नियम तब सही होगा, ये V I और R के तब इस तरीके से गुणनफल के बराबर होगा जब इसके चारों तरफ कहीं पे भी तापमान बढ़े घटे ना, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट की कहानी में ये ऐसे बात बता रहे हैं तो ये ओम का नियम कहलाता है। ओम ने यही कहा था कि भाई कांस्टेंट टेम्परेचर हो, इसके सराउंडिंग में कोई फिजिकल कंडीशन चेंज ना हो, तो फिर इसका जो विभव है वो धारा और प्रतिरोध की इस तरीके से समानुपाती होगा, ठीक है। तो यहाँ लेकिन किस तरीके से बोला गया है, यहाँ पे इस नियम के अनुसार ऐसे बोला गया है, जो ये मैंने बना दिया, मतलब है तो वही है, मतलब पहले आप इसको ऐसे समझोगे। तो कांस्टेंट टेम्परेचर, करंट पासिंग थ्रू, करंट जो पास हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, कहने का मतलब वो विभव के बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, मतलब व्युत क्रमानुपाती होगी, किसके, प्रतिरोध के, तो V बाई R हो जाएगा। तो कह रहे हैं वो कौन सा नियम है, तो अब आप तो समझ ही गए हो, होशियार स्टूडेंट हो, ठीक है। तो ये ओम का नियम कहलाता है। बाकी लेंज का लॉ अलग है, हुक्स लॉ अलग है, न्यूटन्स लॉ तो आप जानते हो, वर्ल्ड फेमस है न्यूटन्स लॉ, हालांकि सभी फेमस हैं, सब अच्छे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग नियम बनाए, जिसकी वजह से आज हम लोग ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं, ठीक है। चलो आओ आगे देखते हैं। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस,
अब रेजिस्टेंस की बात करें, चलो देखते हैं। देखो इनके पास एक सर्किट है, एक ऐसे है, एक लोड है। दरअसल इनका मैं फिर से बना रहा हूँ, इनके पास एक बल्ब है, ठीक है। ये बल्ब का सिंबल ऐसे बनता है, ध्यान से समझ लो, इस तरीके से है। यहाँ इन्होंने एक वोल्टेज अप्लाई किया है 380 वोल्ट, ठीक है, 380 वोल्ट, और साइन तो नहीं बनाया है हालांकि, तो हम भी नहीं बनाएंगे। 380 वोल्ट इन्होंने यहाँ पे एक वोल्टेज दे दिया इसको, इस बल्ब को इतना वोल्टेज दे दिया। और इसमें से धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, जब इतना वोल्टेज दिए तो इसमें से धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 11.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, और इतने वोल्ट वोल्टेज है। आपसे पूछा जा रहा है अगर ये इसकी कहानी है तो बताओ बल्ब के अंदर कितना प्रतिरोध है। तो ओम के नियम से आप जानते हो V = IR, ठीक है, ये आप जानते हो अच्छे तरीके से। तो V की वैल्यू यहाँ पे 380 है, I की वैल्यू 11.5 है, तो R आपको निकालना है, तो R निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 380 भागे 11.5 बराबर R, ठीक है। तो अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा, मेरी मैथ्स वीक है तो इस वजह से मैं कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा। अगर आपके स्ट्रांग है तो आप बता दो, जल्दी से फटाफट बताओ, ठीक है। तो 380 भागे 11.5 जब हम लोग करेंगे तो ये आएगा लगभग 33 के आसपास, ठीक है। तो 33 आएगा, तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 33 ओम, ठीक है स्टूडेंट्स, 33 ओम, ठीक है। चलो जल्दी सॉल्व करने के लिए मैंने कैलकुलेटर यूज़ किया, ठीक है। 33 ओम आ जाएगा इसका आंसर। तो आसान है, बल्ब का प्रतिरोध आपको पता करना है, 33 ओम, मतलब 33 ओम आपका प्रतिरोध इसमें आ रहा है इस बल्ब का, ठीक है। अगर धारा प्रवाहित हो रही 11.5, 380 वोल्टेज लगाने पर इस बल्ब में धारा इतनी प्रवाहित हो रही, तो उसका प्रतिरोध इस तरीके से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द करंट इफ रेजिस्टेंस R = इतना। अब समझो एक प्रेस है, देखो यहाँ पे देख रहे हो, ये प्रेस लगा हुआ है, सॉकेट से एक प्रेस लगा हुआ है। सॉकेट में जो वोल्टेज की वैल्यू है वो 220 वोल्ट है, ये वही है अपने जो घरों में आती है लगभग, मान के चलो, ठीक है, 220 वोल्ट। और इसका खुद का अपना प्रतिरोध है, जो एलिमेंट इसके अंदर लगा होता है ना, उसका प्रतिरोध है 50 ओम, 50 ओम प्रतिरोध है। इनका कहना है कि बताओ भाई कि यहाँ से कितनी धारा प्रवाहित होगी, कितनी धारा जाएगी बताओ। तो फिर से वही नियम, ओम के नियम से V = IR, ठीक है। तो V की वैल्यू इन्होंने इस बार दिया है 220 वोल्ट, बराबर I की वैल्यू नहीं निकालना ही है, I निकालना ही है, गुणे क्या हो जाएगा, प्रतिरोध, तो गुणे हो जाएगा 50। तो I = हो जाएगा 220/50, 0 से 0 काट दिए, तो ये आपका आ जाएगा 4.4। तो 4.4 एम्पियर, ठीक है। ध्यान से समझ लो, इतनी धारा प्रवाहित होगी कहाँ से, इस प्रेस से, ठीक है, इतनी धारा प्रवाहित होने वाली है, ठीक है। समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से आपका ये आंसर निकल गया। इसको तो दिमाग में रखो, इसमें कुछ हार्ड नहीं है, ओम्स लॉ बार बार लगा रहे हो आप, आंसर पा रहे हो, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। फिर से वही कहानी, व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस। और ये अब इस बार इन्होंने प्रतिरोध और धारा दे दिया है, तो V = क्या हो जाएगा, IR। V = IR अगर आप करोगे तो V = IR में I और उसकी दोनों की वैल्यू पता है। I की वैल्यू है 0.44 मल्टीप्लाइड बाई 250, मल्टीप्लाई करोगे जो भी आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा वोल्टेज। इसमें से देख लेना, आपका वोल्टेज पता चल जाएगा, गुणा कर लो, आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ भी तो मैंने बताया आपको, यहाँ पे मैंने बताया I = होता है V/R, ठीक है। हालांकि ये इन्होंने जो सिंबल, ये प्रोपोर्शनलिटी यूज़ किया है, ये ना यूज़ करो आप, ठीक है, ऐसे नहीं, इसको लगा दो सीधे बराबर, ठीक है। चलो मेरा इरेजर वाइट इंक ही है एक तरीके से, है ना, सही बन गया, ये देखो। तो I = अभी थोड़ा अच्छे से समझो, ये देखो, ये 1/V, ठीक है, 1/, ये I है लिखा हुआ है, वैसे सही मानने में तो हर जगह ये I लिख दिया है इन्होंने, ये I है, ये I है, ठीक है। तो यहाँ पे IV लिखा है, तो R = ये एक आंसर मान लो, ठीक है। ये V = ये मान लो, ठीक है। I = V/R मान लो, और I = R/V मान लो। तो आपका आंसर फिलहाल सही कौन सा है, ये तो आप पहले से ही जानते हो कि ओम का नियम क्या है भाई। ओम का जो नियम है वो क्या है, ठीक है। ओम के नियम से तो आपको पता है कि I = V/R होता है, तो V/R होता है, तो बता दो फिर I = V/R को, इसमें ऑप्शन में है, तो V/R आपके C ऑप्शन में बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, और ये प्रोपोर्शनलिटी हटा दो यहाँ से, इसको आप बराबर मान के चलो, ठीक है। इस तरीके से ये सही हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। चलो आओ आगे देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फिलामेंट रेजिस्टेंस इफ ए 6 वोल्ट बल्ब, 6 वोल्ट बल्ब मतलब 6 वोल्ट से चलने वाला बल्ब ड्रॉ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ रेजिस्टेंस कितना होगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, एकदम डब्लू में दिया है, वॉट में नहीं, रेजिस्टेंस अपने को अच्छा तो ठीक है, वॉट के अकॉर्डिंग भी हम लोग सेट कर सकते हैं। तो P इज इक्वल्स टू हो जाएगा I स्क्वायर R, ध्यान से समझ लो, I स्क्वायर R बोलो या फिर आप बोल लो VI बोल लो, ठीक है। तो P इज इक्वल्स टू, यहाँ पे फिलहाल इन्होंने पूछा तो प्रतिरोध है, फिलामेंट का प्रतिरोध पूछा है, लेकिन वॉटेज के टर्म में पूछा है, तो इसका मतलब उन्होंने पावर पूछ लिया, ठीक है। तो I और V का मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। जो भी पावर होती है, जो शक्ति होती है, वो विभव और धारा का गुणनफल होता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, सीधी सी बात है, बस सिंपल इतना ही करना है। तो हो जाएगा 6 वोल्ट 6, ये एक मिनट, I की वैल्यू देखो, I की वैल्यू है 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3। तो देख लो, तो ये आंसर आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, 3 वॉट आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछता रेजिस्टेंस, जैसे इन्होंने बोल दिया रेजिस्टेंस, और प्रतिरोध के टर्म में आपसे पूछा जाता, तो ध्यान से समझ लो, प्रतिरोध इसका R इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई आई। तो V की वैल्यू है आपकी 6 वोल्ट, I की वैल्यू है 0.5, तो जो प्रतिरोध R होगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा 12, ठीक है। तो 12 ओम प्रतिरोध हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन आपका आंसर वॉटेज फॉर्म में दिए थे, ये दरअसल पावर पूछना चाह रहे हैं, और ये W जो लिखा है ये इसका मतलब है वॉट, क्या लिखा है, इतने वॉट्स। तो 3 वॉट्स इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, हाउ मच वॉट सेकेंड इन 1 वॉट आवर। 1 वॉट आवर में पहले समझो, ध्यान से सुन लो, जो पावर होती है स्टूडेंट्स वो होती है ऊर्जा, ठीक है। तो चलो शक्ति हिंदी में लिखता हूँ आपके लिए, ठीक है। शक्ति बराबर होती है ऊर्जा अनुपाते समय, ठीक है। ये ध्यान रख रहे हो, ये चीज़ें आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो यहाँ अगर आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कि हाउ मच वॉट सेकेंड, 1 वॉट घंटे में, 1 वॉट घंटे में कितने वॉट सेकेंड होंगे, ठीक है। तो वॉट सेकेंड किसकी यूनिट हो गई, पहले ये समझ लो। देखो, इसकी यूनिट होती है वॉट, इसकी यूनिट होती है सेकेंड, तो वॉट का सेकेंड से मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है ऊर्जा। क्या पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स, ऊर्जा पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा ऊर्जा इज इक्वल्स टू शक्ति गुणे समय, ठीक है। तो इनका कहना है कि अपने पास ऑप्शन इन्होंने दिया है कि 1 वॉट आवर है, 1 वॉट आवर है, बताना है आपको, ठीक है। 1 वॉट आवर है, तो आपको ये बताना है यहाँ पे स्टूडेंट्स, ठीक है। 1 वॉट आवर है, आपको बताना है कि भाई 1 वॉट आवर में कितने सेकंड, तो आवर में कितने सेकंड होंगे, 360 मतलब 3600 होगा। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 3600, ये हो जाएगा। अगर ऐसे बात की जाए तो इसको लिख सकते हो, आप बोलोगे 3600 वॉट सेकंड, ठीक है। बस यही आपको करना था और इसमें कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3600 वॉट सेकंड, ये आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पावर, शक्ति क्या होगी। पहले आप ध्यान से समझ लो, बार बार शक्ति आ रहा है। अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, V इज इक्वल्स टू IR, ये विभव, धारा और प्रतिरोध में रिलेशन है, जिसको कहते हैं ओम्स लॉ। P इज इक्वल्स टू, जिसको कहते हो शक्ति, ठीक है। जो P इज इक्वल्स टू है, चलो पूरा मिटा देते हैं, ठीक है। जो P है, जो शक्ति है, वो इलेक्ट्रिक टर्म में मतलब वैद्युत टर्म में विभव और धारा के गुणनफल के बराबर होती है, ठीक है। अब ओम्स लॉ से आप इसको अगर आप चेंज करोगे तो I स्क्वायर R भी लिख सकते हो। कैसे भाई, कैसे, V को लिखोगे क्या, IR, V को लिखोगे IR और I मिलके I स्क्वायर हो जाएगा और R मल्टीप्लाई हो जाएगा। या फिर आप लिख सकते हो V स्क्वायर बाई R, कैसे, यहाँ से धारा को V और R के टर्म में लिख लो, क्योंकि आप ये फॉर्मूला तो जान रहे हो, V इज इक्वल्स टू IR। इन तीनों में किसी के भी फॉर्म में इसको पलट लो तो ये तीन रिजल्ट आपके आते हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। फिलहाल यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है, अगर उसको देखा जाए तो उसमें ये बोला गया है कि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है 1 वोल्ट विभव से, ठीक है। कह रहे हैं कि बताओ पावर की वैल्यू क्या होगी अगर विभव का मान 1 है और धारा भी 1 एम्पियर की प्रवाहित हो रही। तो भाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 और ये आ जाएगा वॉट में, तो 1 वॉट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 वॉट हो जाएगा। तो पावर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 वॉट, ये आपका आंसर। तो देख लो, ये आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक। इतनी सिंपल सी बात है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, इसीलिए बोल रहा हूँ पास होना इतना आसान है, ठीक है। बस आप लोग डरे हुए हो, आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, आपको लगता है कि यार नहीं कर पाएंगे, है ना, लेकिन ऐसे गिव अप मत करो, पढ़ो, हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ईजी वे में आप पास हो जाओगे, ठीक है। लिखो,
कह रहे हैं विच इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर अभी तो मैंने समझाया आपको, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, आपके पास इलेक्ट्रिक पावर P इज इक्वल्स टू 3 फॉर्मूले मैंने बताए, वी आई बताया मैंने, आई स्क्वायर आर बता दिया आपको, वी स्क्वायर बाई आर बता दिया आपको। इसमें से ये फॉर्मूला आपको नज़र आ रहा है बी ऑप्शन में। यहाँ पे ये जो 2 यहाँ लिखा है ना, ये 2 यहाँ नहीं है एक्चुअल में, ठीक है, ये 2 यहाँ नहीं है, ये दरअसल लिखा हुआ है ऐसे आई स्क्वायर, ऐसे लिखा है आई स्क्वायर आर, ठीक है, यहाँ पे ये 2 नहीं लिखा है, ध्यान से समझ लो, ठीक है, ये आपका यहाँ ऐसे लिखा हुआ है आई स्क्वायर आर होता है, ये देखो आई स्क्वायर आर होता है, पी इज इक्वल टू क्या होता है आई स्क्वायर आर, ठीक है, तो आपका बी आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखो इस चीज़ को, आसान क्वेश्चन है और लगता है नहीं क्वेश्चंस। अगली क्लास में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलो 177 तक हो गया। आपको जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा, रिप्लाई करूंगा आपको, मैं बताऊंगा कि किस तरीके से और करना है। नेक्स्ट क्लास देखते हैं। नेक्स्ट इसकी जो 13 क्लास है बहुत जल्द अपलोड होने वाली है, तब तक के लिए आप मुझे बताइए कि आपको ये क्लासेस कैसे लग रहे हैं स्टूडेंट्स, और इसमें कैसा लग रहा है आपको, ठीक है, ये इस जो है डिजिटल बोर्ड पे आपको कैसा लग रहा है पढ़ के, ठीक है, तो ये चीज़ें आप बताना, ठीक है, और मेरी पूरी कोशिश है कि बहुत जल्द से जल्द आपकी सारी क्लासेस अपलोड कर दूंगा। अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, तैयारी करते रहिए, खुश रहिए, ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।